हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी के सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम Q&A सेशन लेने वाले हैं। यहाँ मैं हर उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा जो आपके दिमाग में आते हैं। बेसिकली आज का जो सेशन है वो हम उन बच्चों के लिए भी लेने वाले हैं जो बिल्कुल CSIR को 0 लेवल से प्रिपेयर करने जा रहे हैं या वो जानना चाहते हैं कि CSIR एग्जैक्टली क्या है, और उन बच्चों के लिए भी जो CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न आते हैं, छोटे छोटे सवाल उनके दिमाग में आते हैं। हर क्वेश्चन के जवाब मैं आपको दूंगा। इवन कि जब कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल लिखेंगे तो फिर हम लोग वहाँ भी जवाब देंगे, अलग से वीडियो बना के उनके भी जवाब दिए जाएंगे, और फिर लाइव सेशन में भी हम आपके जवाब तो देते ही रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि एक साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। कोई भी देश चलाने, किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ अथॉरिटीज़ होती है, IAS, IPS, पुलिस, PW डिपार्टमेंट या जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन ये देश को सिर्फ चला सकते हैं, देश की ग्रोथ नहीं करवा सकते। इनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये देश के पैसे को देश में ही खर्च करते हैं, देश के लोगों पे। लेकिन ये फॉरेन करेंसीज लाने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो आउटपुट होता है वो सोसाइटी में एक मैनर्स में दिखता है, वो इथिक्स के रूप में दिखता है। लेकिन जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, इनकी बात अलग होती है। ये प्रोडक्टिव होते हैं। आप सोचो कि एक पैरासीटामोल की गोली बनाने वाले साइंटिस्ट ने कितना खर्च किया होगा बनाने में, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। और आज पैरासीटामोल की जो इंडस्ट्री है वो कम से कम लाखों करोड़, 2-3 लाख करोड़ की तो जरूर होगी। आप एक पेंट देख लो, एक पेंट को खोजने वालों ने कितना टाइम लगाया होगा, कितने पैसे खर्च किए होंगे। लेकिन आज पेंट इंडस्ट्री देख लो, जितनी भी पेंट कंपनी हैं, आप उनके प्रोडक्शन देख लो, पूरे वर्ल्ड में आप उनकी खपत देख लो, कितना सारा पेंट खपत होता है। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट का काम होता है प्रोड्यूस करना, और एक बार जब वो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है तो वो पूरी दुनिया में स्प्रेड होती है। फिर मॉन्जेंटो ने एसिटिक एसिड बनाने का एक नया तरीका निकाला, और आज पूरे वर्ल्ड का 90% एसिटिक एसिड मॉन्जेंटो सप्लाई करता है। आप सोच सकते हो कि ये कितने बड़े रेवेन्यू की बात होती है। आज चाइना, अमेरिका या जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं जो आज डेवलपिंग हैं या डेवलप कर चुके हैं या ओवर डेवलप्ड सिचुएशन में हैं, उन सबको यहाँ तक उनके साइंटिस्ट ने पहुँचाया। क्या चाइना या अमेरिका को उनकी पुलिस सिस्टम ने यहाँ पहुँचाया है? क्या उनके PW डिपार्टमेंट ने उन्होंने यहाँ पहुँचाया? क्या 911 की जो सेवा है या चाइना की जो सेवाएं हैं, क्या उन्होंने वहाँ पहुँचाया? नहीं, उनके साइंटिस्ट ने उन्हें वहाँ पहुँचाया है। साइंटिस्ट ने जो बनाया, इंजीनियर ने उसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट किया, और इस तरह से उस नेशन की ग्रोथ हुई। तो सबसे पहली बात तो ये जानिए कि CSI या JRF क्वालिफाई करना सिर्फ आपके कैरियर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस देश के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस देश की ग्रोथ के लिए, देश के फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है CSI या JRF क्वालिफाई करना। तो चलिए बच्चों, छोटे छोटे सवालों शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए मैंने सिलेक्ट किए हैं। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, सिलेबस तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। बोलो सर, ये तो क्या बात हुई, ये तो IIT JEE की भी सिलेबस में, जैम के भी सिलेबस में है। रुक जाइए। इसके अलावा एनालिटिकल के पोर्शंस होते हैं। इसके अलावा आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के पोर्शन होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिना काम नहीं चलेगी। और जो यहाँ पर एनालिसिस होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते थे, यहाँ पर आपको उसको इम्पॉर्टेंट वे में थोड़ा पढ़ना होगा, कि उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे जब थियोरेटिकल एग्जाम होता था, तो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, लेकिन उनसे जुड़े हुए सवाल जरूर आते हैं, जिनमें आपको डेरिवेशन आपको ऑन बैक द स्टेज जाके करना होगा, तभी जाके आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। CSIR टफ क्वेश्चंस देने में पीछे नहीं हटता है। CSIR के एग्जाम्स के क्वेश्चन अच्छे खासे टफ होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें आपसे रिसर्च करवानी है, 25 लाख रुपीज़ की फेलोशिप देनी है, तो वो अपने सिलेबस में अच्छे टॉपिक्स ऐड करते हैं, खास करके क्वांटम केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वो टॉपिक हैं जो जनरली आप जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ते, यहाँ जाके आपको पढ़ना हो, जैसे ग्रुप थ्योरी। बहुत सारे टॉपिक हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप पहले नहीं पढ़ते, यहाँ आपको फर्स्ट टाइम पढ़ना पड़ता है, और ये आपके रिजल्ट में बहुत डिसिसिव मोड में होते हैं, ये आपके रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। दूसरा जो सवाल है, बहुत सारे सवाल है, मैं छोटे छोटे आंसर देता जा रहा हूँ।
एग्जाम 3 पार्ट में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आपको पता होगा पार्ट ए जो होते हैं एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो या तो आपसे होंगे या तो आपसे नहीं होंगे। आप बहुत मेहनत कर लोगे तब भी ऐसा नहीं कि ये होने लगेंगे। ये जो चीज़ें होती है ये इनहेरेंट होती है, मतलब आप बचपन से चीज़ों को आप सीख रहे हो, आपने स्कूल में क्या सीखा, कॉलेज में क्या सीखा, तो जो पार्ट ए होता है ये उन चीज़ों से बनता है, ठीक है। इसलिए आपको इसमें बहुत परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज़ें चलती रहती है, इसके लिए आपको अलग से बहुत मेहनत नहीं करनी है। पार्ट बी वो पोर्शन है जो आपने 10th अपने 11th 12th और IIT JEE वगैरह की प्रिपरेशन के टाइम में या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आपने, ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपने जो सीखा वो आपको पार्ट बी के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर कोई बच्चा IIT JEE को पढ़ा रहा है या आपने किसी स्कूल में अच्छे से तैयारी की है या कहीं भी आपने कोचिंग ज्वाइन करके तैयारी की है, तो पार्ट बी के बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। बट ये रिजल्ट नहीं दे सकते आपको, रिजल्ट के लिए आपको पार्ट सी पे जाना होगा और पार्ट सी आपको प्रॉपर स्टडी करनी होगी। पार्ट सी के लिए आपको प्रॉपर कंप्लीट स्टडी करनी होगी, आधे अधूरे काम से नहीं होना है, आपको कंप्लीटली आपको टॉपिक की स्टडी करनी होगी और साथ में टॉपिक को मर्ज करके स्टडी करनी होगी। मतलब आप सोचो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, OMC, कोऑर्डिनेशन, ये टॉपिक मर्ज हो जाते हैं और इनसे एक साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सोचो केमिकल बॉन्डिंग में क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको पार्ट सी सॉल्व करने के लिए चीजों को मर्ज करना होगा, ठीक है, टॉपिक को मर्ज करके पढ़ना होगा प्रॉपर वे में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं ना, टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे 200 मार्क्स के, ठीक है। 360 के अराउंड का एग्जाम होता है जिसमें कि आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जो पार्ट ए होता है उसमें 15 क्वेश्चन करने होते हैं, पार्ट बी में आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं और पार्ट सी में 25 क्वेश्चन करने होते हैं। मैंने देखिए चैप्टर के अकॉर्डिंग तो बेस्ट बुक्स अलग अलग होती है, बहुत सारी बुक्स हैं जो अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग होती है। लेकिन आप ये मान के चलो कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लैडन, ठीक है, क्लैडन बहुत अच्छी बुक है। और ज्वेफिल के बारे में लोग ज्वेफिल को अंडरस्टिमेट कर लेते हैं, जो ज्वेफिल की जो बुक आती है उसको लोग अंडरस्टिमेट करते हैं, ये मत कीजिए। ज्वेफिल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस होते हैं। और उन क्वेश्चंस को तो खैर मैंने अपने YouTube चैनल पे 5-5 सेकंड में 10-10 सेकंड में ब्रेक करके दिखाया है आपको। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पुराने वो जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत से बड़े क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल में आपके पास एटकिंस है जो सबसे बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, और भी पुरी शर्मा पठानिया की बुक है। और जहाँ तक इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक में आपको हाउस क्राफ्ट की बुक आती है और भी बहुत सारी बुक्स हैं, वो तो खैर आप तैयारी करोगे तो आप दिख जाएगा। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे पूछते हैं कौन सा बुक, एक्चुअल में आपको बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको अच्छे नोट्स चाहिए, आपको टीचर अच्छे चाहिए, ठीक है, आपको बुक्स बहुत अच्छे नहीं चाहिए। हाँ, अब जैसे आप ग्रेजुएशन से ही प्रिपरेशन कर रहे हो कॉलेज टाइम से, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको कोचिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको ऑनलाइन कोचिंग लेके अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये तो सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में उन्हें पता चल जाएगा कि ये बच्चा कोचिंग के थ्रू आया है या प्रॉपर प्रिपरेशन के थ्रू आया है। जब आप IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास में PhD के लिए अप्लाई करोगे तो फिर वहाँ पर आपको उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो है वो नकली है या असली है। अगर आप कोचिंग करके गए होगे तो आपकी जो नॉलेज होगी वो बहुत लिमिटेड होगी, बहुत सारे टॉपिक आपके मिसिंग होंगे। लेकिन वही जब आप खुद से पढ़ के गए होंगे, जब आपने सेल्फ स्टडी की होगी, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग लेके लोग पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस, वो समझते हैं इस बात में, नहीं भाई बच्चा बहुत स्मार्ट है, फिर वो बच्चों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको लेने में फिर वो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अच्छा सवाल है। देखिए CSI नेट केमिकल साइंस की तैयारी तो इंसान स्टूडेंट को ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका जितना अच्छा रैंक आना है उतनी ज़्यादा आपको फेलोशिप मिल सकती है। अगर आपके टॉप रैंक आए तो आप जो है SPM के लिए क्वालिफाई करोगे तो आपकी फेलोशिप 70,000 रुपीज़ से स्टार्ट होगी।
नॉर्मली जो इसकी फेलोशिप होती है वो 35, 40, 45, 50, ये एचआरए वगैरह मिला के एचआरए कहीं 16% होता है, कहीं 20% होता है, कहीं 24% भी होता है। तो वो किस सिटी से कर रहे हो आप, वहाँ के कौन से कॉलेज हैं, उसके वो कॉलेज डिसाइड करते हैं कि हम आपको कितना एचआरए देंगे। अब जैसे मुंबई से अगर आप करोगे तो मुंबई में एचआरए ज़्यादा होगा, आप किसी छोटे शहर से करो तो वहाँ पर आपका एचआरए जो होगा वो कम हो जाना है, ठीक है। उस शहर की खर्च के अकॉर्डिंग वो एचआरए डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको अपने प्रिपरेशन की स्टार्टिंग, अगर आप अभी देख रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में, तो आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के नाम में ही स्कॉलर छिपा हुआ है, स्कॉलरशिप। तो ऑब्वियसली बात है कि ये स्कॉलर स्टूडेंट, मतलब स्कॉलर से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बैक बेंचर्स तो बहुत पहले गिव अप कर देते हैं। तो आप ये मान के चलो कि हर एक यूनिवर्सिटी से, इंडिया की जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के जो टॉप मतलब फ्रंट बेंचर्स होते हैं 10, 20, 25, वो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आपको जो भीड़ दिखेगी जब आप CSIR JRF का पेपर देने जाओगे, तो जो लोग आपको वहाँ दिखेंगे, आप ये मान के चलना कि वो बिल्कुल आप ही की तरह है। उनमें से कोई भी बोगस स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि ये कोई जनरल कंपटीशन नहीं है, और ना ही एक एवरेज स्टूडेंट इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है, वो नहीं करता है। क्योंकि जब वो कॉलेज में ऐसे बच्चे जाते हैं तो टीचर मतलब कई बार वो ह्यूमिलिएट हो जाते हैं, या मतलब वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाने की वजह से, या उनका सिलेबस कवर नहीं होता, तो वो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक मतलब क्या बोलूँ, एक हीन भावना होती है, और वो तैयारी ही नहीं करते इस एग्ज़ाम की। तो आप ये मान के चलो कि CSIR के पेपर को देने वाले जितने भी बच्चे होते हैं, वो ऑलमोस्ट 95-98% जो होते हैं वो मतलब बहुत टॉप क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपकी कंपटीशन जो है बहुत फाइट तगड़ी होने वाली होती है, इसलिए आपकी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना। आप ये मत सोचो कि 2-4-6 महीने में तैयारी हो जाएगी, नहीं, आपकी तैयारी 1-2 साल तो आपको कम से कम लगेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन तैयारी करते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फ्यूचर JRF आपका श्योर है। दूसरी बात यह है कि अगर कोचिंग आप लेते हैं, तो कोचिंग में भी 2 चीज़ें हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन। ऑफलाइन कोचिंग के लिए आपको दिल्ली जाना होगा, या कुछ सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग चलती है इनकी। मोस्टली बच्चे ऑनलाइन कोचिंग ले लेते हैं। ऑनलाइन कोचिंग लेके अगर आप सीरियसली पढ़ते हो तो मान के चलो कि 1 से 1.5 साल का टाइम आपको लग जाएगा इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। और जो IIT को पढ़ाते हैं, जो मतलब नीट को पढ़ाते हैं, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। अगर उनकी एज अंडर मतलब लिमिट है, अंडर थ्रेशोल्ड है, उनको तो तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि IIT JEE को पढ़ाने का जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि IIT JEE को पढ़ाने के बाद मतलब पार्ट B वाले तो आपके हैंड में होते हैं, जो पार्ट B वाले पोर्शन होते हैं वो आपके हैंड में होते हैं, जिसमें कि 35 क्वेश्चन, 35 × 2 70 मतलब 40-50 मार्क्स तो जो है उनके लगभग हैंड में होते हैं, ऐसे लोगों के, जो लोग IIT JEE को या जो फैकल्टीज हैं उनके। और बात बचती है फिर CSIR के क्वालिफाई करने की, तो फिर आपको पार्ट C में भी, पार्ट 3 में तो एक बात तो है कि बेसिक आपको बहुत हेल्प होती है। तो 3 चीज़ें हैं। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आप ग्रेजुएशन से तैयारी कीजिए, अगर आपका टाइम नहीं है तो आप कोचिंग लेके स्ट्रिक्टली इंटेंस स्टडी कीजिए, तो 1 से 1.5 साल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप फैकल्टी हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको तो 6 महीने या 6 महीने की तैयारी आपके लिए काफ़ी है। अगर आपने सीरियसली आपने IIT JEE नीट को पढ़ा रखा है तो आपके लिए 6 महीने की तैयारी मोर देन इनफ है, यकीन मानिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया था, मैंने भी 5 साल IIT JEE को पढ़ाया था, और मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया। तो जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनको तो मैं इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता हूँ कि आपको रिसर्च में आना चाहिए। लेकिन फैकल्टीज़ क्या होता है ना कि पढ़ाने पैसे के पीछे पागल होते हैं, तो उनको वो स्टूडेंट लाइफ नहीं जीना चाहते, तो ये एक डिसएडवांटेज है। जबकि ऐसे जो टीचर्स होते हैं वो देश के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं, अच्छी रिसर्च करके। वो मतलब आप टीचिंग से पैसे कमाने की छोड़ दो, आप ऐसे किसी कंपनी खड़ी कर दोगे, अपनी इंडस्ट्री खड़ी करके आप करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो। केमिस्ट्री में इतनी पावर है, ओके, हाँ, बट PhD आपकी अच्छी जगह से होनी चाहिए, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से PhD होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है वो CSIR JRF क्वालिफाई किया, फेलोशिप के लिए आपने किसी लोकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और वहाँ से फिर ना आपकी PhD ढंग से होगी। PhD होगी भी कि नहीं ये भी नहीं पता है, क्योंकि PhD कोई कोर्स नहीं है BSc MSc की तरह कि आपने 2 साल 3 साल आपको सेशन मेंटेन करना और आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको रिसर्च करना होगा, आपको रिसर्च के नए पेपर मतलब आपको आर्टिकल पब्लिश करने होंगे, आपको सेमिनार करने होंगे, आपको कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन करने होंगे। उसके बाद जाके फिर आपके गाइड डिसाइड करेंगे कि आपको फेलोशिप मतलब आपको फेलोशिप भी देनी है कि नहीं देनी, ये भी आपके कॉलेज में डिसाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि CSIR क्वालिफाई करने का मतलब आपको इम्यूनिटी मिल गई, नहीं, मेहनत आपको करनी होगी, बट ये है कि फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बड़ा सिंपल सा फ़र्क है। जो जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो आप मान के चलो कि अगर आपने 200 मार्क्स का पेपर दिया और उसमें आपने 110 मैं जनरल कैटेगरी की बात करके चलता हूँ, अगर आपने 110 मार्क्स तक आपने अचीव किया, मतलब 50-55%, वो हालांकि मैक्सिमम हो गया, इतना जाता नहीं है नॉर्मली, 100, 110, 105, 100 इतने ही होते हैं। तो अगर आप इतना मार्क्स अचीव कर ले रहे हो तो फिर आप ये मान के चलो कि आपको JRF मिल जाना है। ये कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, अभी कट ऑफ भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इतना अगर आपको मिल गया तो आप ये मान के चलो कि आपको JRF मिल जाएगा। इससे 10 नंबर कम आएंगे तो आपको फिर वो नेट की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अगर इससे 10 नंबर कम है तो फिर वो नेट के लिए कट ऑफ हो जाना है। नेट में आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, नेट में आपके पास सिर्फ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक सर्टिफिकेट होगा जिसके बिहाफ पे आप कहीं भी PhD ज्वाइन कर सकते हो, और वो आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जब रिक्रूटमेंट आएगी तो वहाँ पर अभी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो आपको 5 नंबर वहाँ पर उस सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएंगे। JRF वाले को भी मिलेंगे, JRF वाले को 7 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। JRF को 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, और फेलोशिप मिलती है लगभग 20-25 लाख रुपए की, वो डिपेंड करता है। तो फेलोशिप और प्लस 7 मार्क्स वन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का आप अप्लाई करते हैं। और नेट वालों को 5 मार्क्स मिलते हैं, फेलोशिप नहीं मिलती है। और उससे भी 10 नंबर नीचे चले आओ, जैसे 74-75 के आसपास आपके नंबर आए, तो फिर वो ओनली PhD का आपको एक ऑप्शन मिला। ना तो उसमें आपको कोई फेलोशिप मिलेगी, ना तो आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, ना तो उससे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के टाइम में आपको कोई भी मार्क्स आपके ऐड होंगे, ठीक है। मतलब वो जैसे कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट करती है PhD के लिए, तो उसी के लिए CSIR ने ये कर दिया कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम दे रहे हैं आपको बच्चे, ठीक है, आप परेशान मत हो, हम आपको बच्चे दे रहे हैं ओनली PhD करके, ताकि आपको अपना एग्जाम कंडक्ट ना करवाना पड़े, आपको बेवजह परेशान ना होना पड़े। हम एग्जाम लेते ही हैं तो हम नीचे वाले कुछ बच्चों को हम आपको दे देंगे, हाँ भैया लीजिए इनको, आपको फेलोशिप अगर देनी है तो दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। स्टेट यूनिवर्सिटी आपको कोई फेलोशिप नहीं देगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको 8,000 रुपये के आसपास फेलोशिप देगी व्हेन आप PhD ज्वाइन करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, JRF, LS, ठीक है, लेक्चरशिप, और तीसरा ओनली PhD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट मैंने भी डिस्कस किया, आप मान के चलो कि जो जनरल कैटेगरी है 55% के आसपास कैटेगरी इसकी कट ऑफ जाती है, 110 मार्क्स के आसपास, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे, नॉर्मली इतना ही जाता है। आप कैटेगरी में आओगे OBC में तो आपको 5 नंबर कम कर दो, और जहाँ तक SC ST है तो वो 5-10 नंबर फिर और कम कर दो। मतलब आप ये मान के चलो कि ये एक कट ऑफ है, 10 नंबर 5 नंबर का एक कट ऑफ होता है। वो मैं इसलिए एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि हर साल का अलग अलग होता है, मैं एग्जैक्टली कैसे बता दूं। ये बच्चे बार बार पूछते हैं कट ऑफ कितना जाता है, अरे आपको 110 नंबर लाने हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, 110 नंबर ले आओ, क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है जो बच्चे बार बार पूछते हैं, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट आंसर मेरे पास नहीं है। हाँ, देखो पार्ट कोई भी टफ नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, टफ कुछ भी नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रीवियस स्टडी कैसी है। अगर आपकी ऑर्गेनिक पहले से अच्छी है तो यहाँ और भी अच्छी हो जाएगी, अगर आपकी फिजिकल अच्छी है तो यहाँ और भी अच्छी हो जाएगी, इनऑर्गेनिक अच्छी, इनऑर्गेनिक तो खैर भाई होनी ही चाहिए। बट एक और बात है कि जूनियर लेवल की इनऑर्गेनिक में और इस लेवल की इनऑर्गेनिक में जमीन आसमान का फर्क है। आप इनऑर्गेनिक को छोड़ के नहीं चल सकते, इनऑर्गेनिक तो मस्ट है, वो तो आपको लेके चलना ही होगा इनऑर्गेनिक को। और यकीन मानो कि आपको 11th 12th या ग्रेजुएशन मास्टर्स तक की इनऑर्गेनिक आपको टफ लग सकती है, यहाँ की इनऑर्गेनिक बहुत प्यारी है। यहाँ इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस नहीं है, यहाँ वाले जो इनऑर्गेनिक है उसमें रिएक्शंस, यकीन मानो उसमें रिएक्शंस नहीं, डरो मत। CSIR वाले इनऑर्गेनिक में रिएक्शन नहीं होते, क्या होता है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री है, D ब्लॉक है, D ब्लॉक है थोड़ा, F ब्लॉक है मेनली, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल तो आपके ऊपर है कि आप पढ़ना चाहो या छोड़ना चाहो जो भी। तो यहाँ की जो इनऑर्गेनिक है ये कंसेप्चुअल बेस्ड इनऑर्गेनिक है। क्योंकि जूनियर क्लासेज में आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऑकवर्ड इसलिए क्योंकि जूनियर क्लास के बच्चों का दिमाग भी तो जूनियर होता है, तो वहाँ उन्हें जब रिएक्शंस बताए जाते हैं तो रिएक्शन के लॉजिक नहीं दिए जा सकते बच्चों को। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वहाँ पर उनको लॉजिक नहीं देना, तो एक काम करो, बोल दो रट जाओ, याद कर लो, ऐसा होता है। जिस वजह से जूनियर क्लासेस के बच्चों के लिए इनऑर्गेनिक और भी ज़्यादा टफ होती चली जाती है। अब बात समझ रहे हैं, उनके लिए इनऑर्गेनिक और भी ज़्यादा टफ हो गई। लेकिन आप अगर अपनी बात करेंगे, जैसे आपकी बात मैं करूं, तो आपके पास जो ब्रेन है वो काफ़ी एक्सटेंडेड है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है,
चीज़ों को समझने की जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको मौके मिले, जो आपके टीचर्स मिले, वो बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिले, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह चीज़ें समझाते, तो यकीन मानो जो आपका मतलब जो वीक पार्ट था वो यहाँ आके स्ट्रांग हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त है, आप मेरे भी सर्च कीजिए, मैंने बहुत प्यारा इनऑर्गेनिक पढ़ा रखे हैं। खैर मैंने तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों बहुत अच्छे पढ़ा रखे हैं। मेरा हमेशा से ये फोकस होता है 5 सेकेंड 10 सेकेंड में इक्वेशन सॉल्व होने लगे। खैर अभी अपनी बात नहीं करते। तो अब जैसे बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में नए टॉपिक इंट्रोड्यूस होते हैं और बात आ जाती है हिम्मत के ऊपर। अब यहाँ इंट्रोड्यूस होगा क्वांटम केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, कुछ हद तक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी फिजिकल से ही जुड़ा हुआ पोर्शन है, फिजिकल की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ग्रुप थ्योरी इजी टॉपिक है। लेकिन होता क्या है ना बच्चों की मतलब लोग डर जाते हैं, लोगों के दिमाग में डर बैठा रहता है कि भाई क्वांटम क्वांटम। मैंने क्वांटम के 6 लेक्चर पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे, कभी जाके देखना तो पता चले कि क्वांटम को जैसे कैसे हम लोग कबूतर को पालते हैं प्यार से, कैसे हम लोग छोटे से पपी के गले में पट्टा लगा के हम लोग घूमते हैं, वो हमारे कितने प्यार से कंट्रोल में रहता है, वैसे वाले मैंने क्वांटम पढ़ाई है, आपको देखना चाहिए। मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कोई भी टॉपिक हो, मेरा हमेशा से ये एक परसेप्शन रहता है कि इतना ईजी बना दो उस टॉपिक को, इतना ईजी बना दो कि फिर वो बच्चे उस चीज़ को इन्जॉय करें, चाहे वो टॉपिक इनहेरेंट कितना भी टफ हो, लेकिन बच्चे उस चीज टॉपिक को बहुत इन्जॉय करें। तो फिजिकल केमिस्ट्री दूर से टफ लगती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप पानी में कूदोगे नहीं तो फिर आप तैरना कैसे सीखोगे, है कि नहीं। अगर आप ये बैठोगे सर हम नहीं कूदेंगे पानी में, मैं तो तैरना नहीं आता है, मैं तो उसी दिन नदी में कूदूंगा जिस दिन मुझे तैरना आ जाएगा, मैं तो उसी दिन स्विमिंग पूल में कूदूंगा जब तैरना आ जाएगा, फिर तो कभी नहीं होगा। तो क्वांटम से डरना मत, थोड़ा सा मैथ है, बट वो मैथ ऐसा है जो मतलब कुछ नहीं है। यकीन मानो, आप 6 लेक्चर मेरे पढ़े हैं क्वांटम के, एक बार देख मारो आप और देखो कितना ईजी है क्वांटम, कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। बॉन्ड को लेफ्ट से ब्रेक करें, बॉन्ड को राइट से ब्रेक करें, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बनाएं कि 5 मेंबर रिंग बनाएं, कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज करें, कौन सा रिएजेंट किसे रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इतनी कंफ्यूज करती है बच्चों को कि फिर वो मतलब कई बार वो गिव अप कर देते हैं ऑर्गेनिक से। तो आप एक काम करो, मैंने 10 सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बनाए हैं, 5 सेकेंड टेक्निक, आप सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, मेरे बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे जहाँ मैंने 5 सेकेंड 10 सेकेंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्रैक करना सिखाया। और आपको पता चलेगा कि सही मायने में ये चीज़ें इतनी ईजी हो जाएंगी आपके लिए, इतनी ईजी हो जाएंगी कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखोगे और देख के उसके क्वेश्चंस लगा दोगे। ये चीज़ें इतनी ईजी हो जाएंगी। तो आपको मेरे ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी 100% मेंटेन होनी चाहिए। तभी तो मैंने अपनी एप्लीकेशन, जो मेरा केमिस्ट्री व सिद्धांत एप्लीकेशन, उसका 1 डे का एक्सेस मैंने ओनली 10 रुपीज़ में दे रखा है कि आप 10 रुपीज़ का एप्लीकेशन लो एक दिन का और अच्छे से पढ़ो पूरे 24 घंटे और आप सीखो। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो जाके आप मेरे कोर्सेज बाय करो। मुझे ट्रांसपेरेंसी बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने भी बचपन में काफ़ी कुछ देखा है। तो ये समझ में आया कि बच्चों के पास पैसे बहुत नहीं होते हैं, खास करके इस लेवल के बच्चों के पास। उनको मतलब पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, गार्जियन से काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है। तो उनसे पैसे ले लूँ फिर बच्चों को बाद में समझना, इसलिए ऐसा नहीं। पहले 1 डेज का कोर्स है 10 रुपीज़ का, आप लो, पढ़ो, अच्छे से सीखो। अगर पसंद आए फिर जाके आप प्रॉपर हमारा कोर्स लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या करना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सच है कि CSI या नेट के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। ऑब्वियसली इस लेवल के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये जूनियर लेवल के एग्जाम नहीं है जहां पर क्वेश्चन रिपीट हो जाए। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आइडिया मिलता है कि कॉन्सेप्ट तो एक ही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन के लेवल का पता चलता है। हालांकि ये भी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और यकीन मानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लगा रहे हैं तो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो 50% आपके बढ़ जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग जरूर लगाइए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, अगर आपका JRF होगा तो आपको PhD का ऑप्शन मिलेगा, चाहे IT से, CSI या लैब से, IISc से, बहुत जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको PhD करने का मौका मिलेगा।
स्टेट यूनिवर्सिटी से खैर कभी मत कीजिएगा, ये बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा और ना पीएचडी मिलेगी ना फेलोशिप मिल पाएगी ढंग से। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, कभी गलती से भी ये ट्राई मत करना। ओनली नेट होगा तो आप उस नेट के सर्टिफिकेट के भी आप पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेट के भी पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको वो कंसिडर करेंगे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कुछ फेलोशिप भी दे देती हैं जिससे कि आपका काम हो जाएगा। और ये नेट का सर्टिफिकेट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपको 5 मार्क्स आपको दे देगा। और अगर ओनली पीएचडी है तो फिर तो आप उसके बिहाफ पे कहीं भी आपको जहाँ भी वो ले ले वो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको फेलोशिप दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ओनली पीएचडी कोई अवार्ड नहीं है, ये किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं है, बस ये एक है कि आपको पीएचडी करने के लिए आपको इस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं देने पड़े, यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम वो आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, उसके बिना ही आपको पीएचडी ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको जो है जब आप सीएसआर की तैयारी करते साथ साथ आपको गेट की भी तैयारी हो जाती है, गेट के साथ आप पीएसयू वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, खैर वो एक अलग टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकीन मानिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट सी करना सबसे जरूर, उसके बिना आप कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। पार्ट सी में कम से कम भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको सही लगाने ही होंगे, 15 क्वेश्चन तो आपको सही लगाने होंगे, तभी जाके 15 गुना 4 60 नंबर यहाँ से। और पार्ट बी से अगर आप 20-25 क्वेश्चन भी सही लगा दें तो आपको 20 क्वेश्चन सही लगा दीजिए तो आपके 40, तो 60 और 40। और पार्ट ए से भी 4-5 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएंगे तो 5 दूनी 10, तो ये आपके 110 नंबर का एक आंकड़ा है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी कंसीडर करना है, क्योंकि मान लो अगर आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो 4 क्वेश्चन आपका एक सही क्वेश्चन का आंसर खा जाएगा। मान लो सपोज करो कि आपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन है पार्ट सी के, आपने 4 क्वेश्चन बैक टू बैक रॉन्ग कर दिए तो सभी से 1-1 नंबर कट गए, 4 नंबर, तो आपके एक क्वेश्चन को वो मतलब एक क्वेश्चन के सही आंसर को वो खा जाएगा। लेकिन ये है कि चूंकि 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग होती थी ये तो आपको थोड़ा अलाउ करता है, आपको फ्रीडम मिलती है। गेट में तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, गेट में तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और गेट वाले क्वेश्चंस बनाए ही इस तरह जाते हैं कि आपसे मिस्टेक हो। ठीक है, आपसे मिस्टेक करवाने की उनकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि सीएसआईआर वालों को आपको मिस्टेक करवा क्या करना, उन्हें आपसे रिसर्च करवाना है, तो वो आपको आपके साथ खेल नहीं खेलते हैं, वो आपको क्वालिफाई करने देते हैं ताकि आप रिसर्च में आओ, मेहनत करो और देश के लिए कुछ करो। लेकिन गेट वालों को आपको जॉब देनी है पीएसयूज में, तो वो आपके साथ भी खेल खेलेंगे। उनको बिल्कुल, चूंकि जॉब जब करनी है तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो इंस्टेंट डिसीजन ले सकें। अब चूंकि पीएसयू की जॉब तो ऑफिसर लेवल की जॉब होती है, तो उनको इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले लोग चाहिए। और इसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस सब कुछ जिंदा रहना जरूरी है, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में टफेस्ट क्वेश्चन, घुमावदार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बहुत टफ नहीं होते हैं क्वेश्चन, क्रिटिकल होते हैं बस। मतलब आपको जो है वो थ्योरीज का डेफिनेशन वगैरह का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी समझ में आए कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के लेवल्स क्या होते हैं, किस तरह से इनको करना है। और आपको जेआरएफ के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। फेलोशिप आपको मिलती है, 2 साल जेआरएफ मिलेगी, 3 साल एसआरएफ मिलेंगे, एचआरए मिलेंगे। जेआरएफ आपको जो है लगभग 37,000 के आसपास जेआरएफ है और लगभग आपको 42,000 के आसपास भी एसआरएफ है, और बाकी उसमें एचआरए ऐड होते हैं। लेकिन ये डोंट वरी, ये हर 2-3 साल पे ये चीज़ें बढ़ जाती है। ठीक है, और टाइम टू टाइम अपने फेलोशिप को रिन्यूअल भी करवाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार फेलोशिप स्टार्ट हो गई तो आपकी टेंशन खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको जमा करने होंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको टाइम टू टाइम शो करना होगा। आपकी फेलोशिप के डॉक्यूमेंट पे आप अपने गाइड से जो है मतलब अच्छे से रहना होगा, गाइड से थोड़ा आपको मतलब उनके रिसर्च एथिक्स की केयर करनी होगी। बाकी आप डिसाइड करना, जब आपको पीएचडी ज्वाइन करनी हो तो पहले आप कॉलेज में जाके अपने गाइड के बारे में पता लगा लेना। कभी किसी गाइड से डायरेक्ट बात मत करना, अगर किसी गाइड से डायरेक्ट बात करते हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप दूसरे की नज़र में खटक जाओगे। जिससे बात करना उसी को ज्वाइन करना, अदरवाइज बात मत करना। सपोज करो आप किसी आईटीज में गए इंटरव्यू के लिए, तो आपको लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक ज्वाइन करना है, फलाने वाले प्रोफेसर को ज्वाइन करना, तो आप उनके बारे में अच्छे से पहले पता लगाना, उनके फेलो से बात कर लेना, उनसे बात मत करना। क्योंकि अगर उनसे आपने बात कर ली और अगर आपने उनको ज्वाइन नहीं किया तो फिर वो पूरे मतलब 5 साल फिर आपकी बहुत आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं उनमें बहुत ईगो भी होता है, बहुत बड़े, क्योंकि वो बहुत बड़ी जॉब है। अब सोचो कोई प्रोफेसर 3-3.5 लाख रुपये महीने कमा रहा है, बड़े बड़े IAS IPS के पास पैर पे आके झुक रहे, तो थोड़ा क्या होता है, इंसान ह्यूमन नेचर है, उनके अंदर ईगो हो जाता है।
तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको बात तभी करनी है उनसे जब आप उनके अंदर में आपको ज्वाइन करने के लिए 100% श्योर हो जाओ। और या तो फिर अगर आपने बात कर ली और आप उनके अंदर ज्वाइन नहीं करके किसी और अंडर ज्वाइन करना है तो करो ही मत, फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को ट्राई करो, ठीक है। उनके मतलब जो है सबकॉन्शियस ब्रेन में आपकी इमेज छप जाती है अगर आप एक बार उनसे बात कर लेते हो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इंडिया में तो एटलीस्ट रिसर्च में जो ईगो का जो इशू होता है प्रोफेसर्स में, ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम होती है कि वो सारे प्रोफेसर्स एक ही होते हैं, सबके दिल मिले हुए होते हैं, लेकिन इनका इसका जो खामियाजा है वो स्कॉलर को भुगतना पड़ता है, फिर स्कॉलर की लाइफ जो होती है वो हेल हो जाती है। इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं जहाँ ये बताऊंगा कि भाई पीएचडी में, एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए भी हैं, आपको देखना चाहिए। और नेक्स्ट है तुक्का लगाना जरूरी है सीएसआईआर में। अगर आपके मार्क्स ड्रॉप कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स इतने नहीं बने हैं जितने में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपको जरूर तुक्का लगाना चाहिए, ठीक है। तुक्का मतलब, अब तुक्का का मतलब ये नहीं कि अक्कड़ बक्कर बम्बे वो कर दो, वो तो वाला तुक्का नहीं। तुक्का मतलब ये कि जैसे जब आप क्वेश्चन बना रहे हो, आपको लगा कि हाँ इस दो को तो आपने एलिमिनेट कर दिया 50-50, आपको लग रहा है कि दो में से कोई एक सही हो सकता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये सही हो जाएगा तो लगा देना उसको आंसर। गेट में मत करना, गेट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और वहाँ जानबूझ के आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको लगे कि हाँ ये सही होगा असल में, लेकिन वो गलत है। बट सीएसआईआर में ऐसा नहीं होता। सीएसआईआर के क्वेश्चन टफ होते हैं, ट्रिकी नहीं होते हैं, और गेट के क्वेश्चन टफ नहीं होते लेकिन ट्रिकी होते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, और भी जो क्वेश्चंस हैं आप जरूर भेजिए, और भी हम लोग लाइव सेशन करेंगे, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस रखेंगे। और बाकी डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए। हमारे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, आप भी क्वालिफाई कीजिए। हमारे केमिस्ट्री के टीचिंग का लेवल बहुत हाई है, बहुत बेसिक लेवल से बहुत हाई लेवल तक मैं पढ़ाता हूँ। चूँकि मैंने IIT JEE को भी लंबे समय तक पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि बेसिक लेवल क्या होता है, बच्चों के बेसिक लेवल को ठीक करना कितना ज़रूरी होता है। मैं सिर्फ एडवांस नहीं बल्कि आपको बहुत जूनियर लेवल से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी हो। आपका एग्ज़ाम बहुत सॉफिस्टिकेटेड वे में क्वालिफाई होगा अगर आप मेरे साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका बेसिक मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, एडवांस लेवल में बहुत अच्छा करूँगा। और मैं अब फिर से आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे एप्लीकेशन केमिस्ट्री बाय सिद्धांत को ज्वाइन करें। उस पर 10 रुपीज़ का एक कोर्स है, उस 10 रुपीज़ आप पहले जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर कोर्स सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको 10 रुपीज़ का एक कोर्स दिखेगा, उसको परचेज कीजिए और देखिए उसमें सारी चीज़ें आपको दी हुई है। 24 आवर के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, अच्छे से पढ़िए। बहुत सारे 24 आवर में आप मतलब कम से कम 10 वीडियो तो देख ही सकते हो अलग अलग टॉपिक के, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने, अगर मैं दावा करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा मैंने पढ़ाया है, तो वो वहाँ आपको दिखेगा, ये चीज़ वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए हमेशा फ्री होता हूँ। जब भी मेरे कोचिंग में कोई बच्चा एडमिट, चाहे वो दिन में 10 भी ले, मैं 10 को कॉल करता हूँ, सबसे मैं बात करता हूँ। मैं हर बच्चे से बात करता हूँ ताकि मैं उसको पर्सनल मेंटोरशिप में प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तभी मेरे बच्चे इतने सारे क्वालिफाई भी करते हैं और बच्चे इतना प्यार भी करते हैं। बाकी वो तो यूट्यूब पे कुछ मतलब लोगों ने रिपोर्ट कर दिया बार बार, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी मेरे कंटेंट से, मेरे काम करने से, जो मैं पढ़ाता हूँ। मतलब होती है पर्सनल रंजिश। आप देखिए ना, डॉक्टर की लड़ाई चलती रहती है, एक प्रोफेशन में लोग ऐसे करते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इस तरह की मतलब रीच नहीं आती है। ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है, क्योंकि लोग संगठित रूप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं यूनाइटेड वे में। खैर वो अलग चीज़ें हैं, बट स्टिल मैं हमेशा आपके लिए काम करता रहूँगा। मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, देखिए 10 रुपीज़ वाला कोर्स लेके आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चों। और बाकी इस तरह के सेशन हम लोग आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।